खैर, दो टेक्निकल एनालिस्ट मेरे साथ जुड़ चुके हैं, ध्वनि पटेल हैं और साथ ही साथ राजेश पालविया जी हैं, जिनसे हम पता कर रहे हैं कि इस समय निफ्टी बैंक निफ्टी पे क्या करना चाहिए। स्क्रीन पर आप दो मेहमान और भी देखेंगे जो कि हमारे साथ अभी जुड़ने वाले हैं। एक कंपनी एवलॉन टेक के आईपीओ आने वाला है, उसको लेकर हम बातचीत करेंगे और मेरे साथ दो मेहमान होंगे। सीएमडी हैं कुन अहमद बिच्चा और साथ ही सीएफओ आर एम सुब्रमण्यम जी। इन दोनों मेहमानों से भी चर्चा करेंगे, शुरू करेंगे। लेकिन ठीक उससे पहले, क्योंकि एक्सपायरी से ठीक पहले हम ट्रेड कर रहे हैं, तो जरा आइडिया ले लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी को लेकर दोनों एक्सपर्ट्स का व्यू पॉइंट क्या है। राजेश जी, जरा जल्दी से बताइएगा आपका व्यू पॉइंट इंडेक्स को लेकर। तो डिम्पी जी, रेंज में ही अटका हुआ है मार्केट। 16,900 के नीचे फिसल नहीं रहा है, 17,000 17,050 के ऊपर जाने को तैयार नहीं है निफ्टी। तो एक रेंज में ही फंसा हुआ है। और जिस तरीके के डेटा भी बने, अब हमें लगता है कि एक्सपायरी में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 17,100 200 की तरफ एक बार अटेम्प्ट जरूर करेगा, लेकिन जिस तरीके से कॉल राइटिंग यहाँ पे 17,000 और 17,100 की स्ट्राइक पे आज भी ऐड होते हुए दिखी है, तो लगता है कि एक्सपायरी एक म्यूटेड ही रहेगी और मार्केट एक टाइट रेंज में ट्रेड करेगा। तो 16,900 के आसपास अगर निफ्टी आती है तो वहां छोटा बाय पोजीशन बनाया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखें वहां पे करीब 16,850 का, और 17,000 और 17,050 के पास निफ्टी जाता है तो वहां पे प्रॉफिट भी बुक करें। और अगर कोई एग्रेसिव ट्रेडर है तो वहां पे शॉर्ट भी लिया जा सकता है 17,100 के स्टॉप लॉस से। तो दोनों ही डायरेक्शन में मार्केट अपॉर्चुनिटी दे रहा है ट्रेडिंग के लिए। तो एक 100 पॉइंट का रेंज यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिख रहा है। और बैंक निफ्टी में 39,200 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके नीचे नहीं फिसल रहा है। तो अभी यहाँ पे जो ट्रेडिंग सेटअप के हिसाब से जो रेंज बना हुआ है उसमें 39,300 के आसपास अगर बैंक निफ्टी आता है तो वहां बाय करें, स्टॉप लॉस रखें 39,200। और अपसाइड में 39,700 एक मेजर हर्डल है, उसके आसपास अपनी पोजीशन से एग्जिट भी करें। और एग्रेसिव ट्रेडर वहां शॉर्ट भी इनिशिएट कर सकते हैं 39,850 के स्टॉप लॉस से। तो दोनों इंडेक्स में एक रेंज में ही हमें लगता है ट्रेड होते रहेंगे और एक्सपायरी भी एक म्यूटेड ही होते हुए दिखती है। तो म्यूटेड एक्सपायरी होगी और मार्केट भी जो पिछले काफी समय से चला आ रहा है रेंज बाउंड ही रहेगा। ये है व्यू इंडेक्सेस पर। ध्वनि, अब आपसे समझना चाहेंगे स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आप फिर आज के लिए क्या होंगे आपकी तरफ से? जी बिल्कुल, गुड आफ्टरनून। और मेरी तरफ से जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस करा कि मार्केट एक रेंज बाउंड मूव लेके चल रहा है, तो इंडेक्स पे मेरा यहाँ पे कोई भी या बुलिश या बेरिश साइड का व्यू नहीं बन रहा है। फ्राइडे का रेंज ब्रेक होना दोनों में ही बहुत जरूरी है, निफ्टी और बैंक निफ्टी। इसीलिए मेरी तरफ से जो दोनों कॉल्स रहेगी, एक बाय की कॉल है, एक सेल की कॉल है। बाय में यहाँ पे शैफलर है। शैफलर में हम देख रहे हैं कि ओवरऑल जो मार्केट इसका स्ट्रक्चर बन रहा है, तो हमें नीचे की तरफ में इसने एक जो मूव दिया था उसके ब्रेकआउट लेवल को वापस से रीटेस्ट करा है और वहां से हमने 3 दिन में लगातार इसके अंदर एक बाइंग एक्शन दिखा है। तो करंट लेवल से शैफलर में बाय का रिकमेंडेशन रहेगा। आप उसमें ऊपर की तरफ का जो टारगेट रहेगा तो 2940 का टारगेट बनता है। स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है तो 2770 का है। दूसरा मेरा यहाँ पे जो बनता है सेल कॉल है, वो वर्लपूल में है। वर्लपूल में ओवरऑल हम देख रहे हैं कि लास्ट कुछ दिनों में इसने एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी बनाई हुई थी डेलीज पे, बट आज की सेशन में हमने उस अपवर्ड चैनल का ब्रेकडाउन देखा है। तो करंट लेवल से वर्लपूल के अंदर सेल की रिकमेंडेशन बनती है। जो अपवर्ड ट्रेजेक्टरी बनाई थी वो 70 पॉइंट्स की एक रेंज बनाई थी, उसी को हम नीचे की तरफ टारगेट लेके चल रहे हैं। तो करंट लेवल से आपको वर्लपूल में सेल करना है। आपका जो स्टॉप लॉस है इसके अंदर 1335 का रह रहा है और जो टारगेट बनता है वो 1225 का है। चलिए, तो ध्वनि की तरफ से उनकी ट्रेडिंग आइडियाज जिसमें सेल कॉल भी शामिल हैं। राजेश जी, आपकी तरफ भी आपके ट्रेडिंग आइडियाज के लिए आएंगे, लेकिन उस बीच एक आईपीओ से जुड़े मैनेजमेंट से बात करते हैं। एवलॉन टेक्नोलॉजीज का आईपीओ 3 अप्रैल से खुलने वाला है और आपको बता दें इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज यानी कि ईएमएस कारोबार से जुड़ी हुई एक कंपनी है। इस कंपनी के कारोबार को लेकर, आईपीओ को लेकर आगे की ग्रोथ स्ट्रैटेजी और प्लानिंग क्या है, इस पर बात करने के लिए कंपनी के सीएमडी और सीएफओ अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुन हामिद हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही मिस्टर एम सुब्रमण्यम भी हमारे साथ हैं। पहला सवाल कुन हामिद जी आपसे ही होगा। सबसे पहले तो आपके बिजनेस और बिजनेस मॉडल पर थोड़ी सी रोशनी डालें। आपके आईपीओ के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं और साथ ही आपके इंडस्ट्री कॉम्पिटिटर्स क्या हैं, कौन हैं और उन्हें आप किस तरह से टैकल कर रहे हैं, ये आप बताइए। That's a question. Actually, we are into manufacturing of electronics and different mission critical products, both in India as well as in the US. बहुत से इंडिया से करते हैं और part of that we do in the US. Our focus on 4 verticals: clean energy, mobility,
telecom as well as industrials, very well diversified in all these verticals, and we look forward not only in making products, electronic products, which are from B2B space, but also for India as well as for the US. ठीक है सर, सुब्रा, ये आपसे क्वेश्चन होगा क्योंकि आप कंपनी के CFO भी हैं। आपका जो आईपीओ का साइज है ना, आपने थोड़ा रिड्यूस किया है। पहले करीब 1025 करोड़ था, अब करीब 865 करोड़ पे जुटा रहे हैं, ऐसा क्यों? Let me answer that question. Our original size is about 1025 crores. As you rightly said, we have raised 160 crores of pre-IPO. Correspondingly, the IPO now is at 865 crores. So to that extent, it stands as it is. Out of which 320 crores is for the primary fresh issuance and 545 is the OFS. And the primary issuance is going to be used for working capital, debt reduction and general corporate purposes. बिल्कुल, तो ये थे एवलॉन टेक्नोलॉजीज के मैनेजमेंट अपने आईपीओ पर और आगे के ग्रोथ आउटलुक पर भी बात करते हुए। आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, अब आईपीओ जब आएगा तो इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी, इसकी परफॉर्मेंस पर भी हमारी नज़र रहेगी और मैनेजमेंट के साथ हम आगे भी और इंटरेक्शन अपना जारी रखेंगे। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और राजेश, आपके पास वापस आते हैं। आपसे भी आज के ट्रेडिंग आइडियाज़ इस वक्त कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो इस वक्त आपके रडार पर आ रहे हैं, आपकी तरफ से ट्रेडिंग आइडिया सुझाइए। पूजा जी, दो बाय कॉल है और एक सेल कॉल है। तो पहले बाय कॉल्स पे बात करते हैं। उसमें पहला स्टॉक तो एसआरएफ है। केमिकल स्पेस में एसआरएफ में हमें लगता है जिस तरीके की स्ट्रेंथ है और सीरीज के आखिरी पड़ाव में स्टॉक अपने सीरीज के हाई की तरफ ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो अगले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम अपवर्ड साइड में बनते हुए दिख सकता है। 2450 तक के अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस होगा 2340 का। जो सेकंड बाय है वो है मन्नापुरम में देखें तो पिछले कुछ दिनों में लोअर साइड से एक अच्छी रिकवरी का ट्रेड यहाँ पे बनते हुए दिखा। वीकली सेटअप पे भी स्टॉक में एक स्ट्रेंथ यहाँ पे लौटते हुए दिखी है। स्टॉक में जिस तरीके की रिकवरी बनी है, हमें लगता है ये स्टॉक को यहाँ पे बाय किया जा सकता है और स्टॉक में अपसाइड के टारगेट जो बन सकते हैं वो करीब 128 तक की अपसाइड यहाँ पे पोजिशनल बेसिस पे आते हुए दिख सकती है। करंट लेवल से स्टॉप लॉस जो होगा वो करीब 111-112 के आसपास रखा जा सकता है। और शॉर्ट साइड में जो ट्रेड है वो है ग्रेन्यूल्स का। ये अप्रैल फ्यूचर में शॉर्ट करने की सलाह, अगर आप ग्रेन्यूल्स के चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे स्टॉक ने अपने प्रीवियस जो मल्टीपल सपोर्ट एरिया बने थे उसका ब्रेकडाउन यहाँ पे डेली वीकली टाइम फ्रेम पे करते हुए दिख रहा है। स्टॉक एक डाउन स्लोपिंग चैनल में ट्रेवल करते हुए दिख रहा है वीकली सेटअप पे। और स्टॉक में जिस तरीके के शॉर्ट बिल्टअप बने, हमें लगता है ग्रेन्यूल्स को यहाँ पे शॉर्ट किया जा सकता है। अप्रैल फ्यूचर को स्टॉप लॉस रखें करीब 280 के आसपास और डाउन साइड के टारगेट 258 तक आते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए, ये ट्रेडिंग आइडियाज राजेश जी की तरफ से। 2 कॉल्स खरीदारी की और ग्रैन्युअल्स फ्यूचर्स में शॉर्ट करने की राय। 258 टारगेट यहाँ पर स्टॉप लॉस भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। वहीं एसआरएफ में खरीदारी के मौके बनते हुए। लेकिन राजेश जी, इमामी के चार्ट्स पर अपनी राय दीजिए। आज बायबैक की खबर के ठीक बाद हम देख रहे हैं इमामी के स्टॉक में अच्छा मूव तो नजर आ रहा है। करीब 4% की तेजी थी। इस वक्त अगर आप देखेंगे 5% के अप मूव्स इमामी में नजर आ रहे हैं। लेकिन पिछले 1 महीने के चार्ट्स को जहां मैं देख रही हूँ राजेश जी, 390 के लेवल्स के पास आकर ये स्टॉक घूम जाता है। तो क्लियर रेजिस्टेंस यहाँ पर दिखा रहा है 366 के लेवल्स पर। आज यहाँ पर एक मजबूती है। क्या लगता है 390 के पार आगे मजबूती दिखेगी? टेक्निकली चार्ट्स क्या बयां कर रहे हैं? तो देखिए, लास्ट वीक में स्टॉक ने एक रिवर्सल के साइन जरूर दिए और स्टॉक में जिस तरीके से स्टॉक की क्लोजिंग 350 रुपए के ऊपर वीकली क्लोजिंग हुई है और करंट वीक की क्लोजिंग भी ऑलमोस्ट चार्ट स्ट्रक्चर देख के हमें लगता है 350 के ऊपर ही होते हुए दिख रही है। अगर ये 350 के लेवल को होल्ड आउट करता है अगले 1 या 2 वीक में तो यस पॉसिबली स्टॉक में एक हायर साइड पे 390 395 की तरफ मूव बनते हुए दिख सकता है। और 390 इसके लिए इंपॉर्टेंट चैलेंजिंग लेवल है। अगर वो क्रॉस होते हैं तो स्टॉक में कहीं ना कहीं एक डाउन ट्रेंड जो पिछले कुछ हफ्तों से यहाँ पे बना हुआ है वो कहीं ना कहीं रिवर्सल के साइन कंफर्म करते हुए दिखेगा। देन स्टॉक में आगे आने वाले दिनों में 425 तक की अपसाइड भी आते हुए दिख सकती है। बट अभी यहाँ पे इट्स अर्ली टू से कि यहाँ पे रिवर्सल कंफर्म होने के लिए 390 का ब्रेकआउट होना जरूरी है। तो अभी जिनके पास पोजीशन है उनके लिए सलाह ये होगी कि 350 के आसपास के स्टॉप लॉस रखें अपनी लॉन्ग पोजीशन को अगर आपने होल्ड रखा है तो, और 390 के आसपास थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुक करें और थोड़ा वहां पे रिव्यू करें। अगर वो ब्रेकआउट होते हैं तो 425 तक की अपसाइड के लिए भी पार्ट पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है। धोनी, मेरे को ना आपसे 2-4 सवाल पूछने, जरा फटाफट से आप आंसर देना। पहला है Naukri.com।
ठीक है, आप नौकरी कोड लगाएंगे, आपको पता लग जाएगा शेयर का नाम। और इसके अंदर बताइए कि इसका बेस बन चुका है, मैं इन्वेस्टर हूं और इस तरह के मार्केट के अंदर थोड़ी थोड़ी पोजीशंस लेके रखूंगा, तो नौकरी का शेयर आपको ठीक लग रहा है? इन्फो एज के नाम से है। जी बिल्कुल डिम्पी, यहाँ पे अगर हम नौकरी का वीकली चार्ट भी देखते हैं तो एज एन इन्वेस्टर वो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। वीकलीज पे हम देख रहे हैं कि इसका जो डाउनवर्ड मूवमेंट है उसमें एक सबड्यूड यहाँ पे जो बोलते हैं स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसके अंदर जो इसने लोज बनाए हुए थे जो हमें मई 22 में देखने को मिले थे, उसी लोस को वापस से हमने वीकली चार्ट्स पे रिटेस्ट करा है। डेलीज पे एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे जो कुछ दिनों से स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मोमेंटम दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट जो इसने एक रेंज बनाई थी जहां पे ऊपर की तरफ में 3600 का लेवल था जो ये ब्रीच नहीं कर पा रहा था, वो आज की सेशन में हमें देखा है कि ओपन लो के साथ इसने ये लेवल को भी ऊपर की तरफ ब्रीच करने की कोशिश करी है। इसके अंदर एंट्री की रिकमेंडेशन मेरी कल की सेशन में रहेगी जहां पे हमें फॉलो अप बाइंग इसकी देखने मिले, क्योंकि 50 पीरियड की जो एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होती है वहां पे स्टॉक ने आज एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस लिया है। कोई भी मूव इसके अंदर 3590 के ऊपर मिल रही है, तो 3590 के ऊपर इसके अंदर बाय का रिकमेंडेशन रहेगा। आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट टारगेट इसका 3750 तक का अपमूव देखने मिलेगा, और नीचे जो स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है तो आप 3550 का स्टॉप लॉस लेके चलिए। ठीक है, एक शेयर मेरे को आपसे और पता करना है, जरा इसके बारे में बताइए। जी एंटरटेनमेंट, शॉर्ट जिनके पास है वो अपनी पोजीशंस को रोल ओवर शॉर्ट में ही रखें, जरा जल्दी से बता दीजिएगा। 208 पे भी चल रहा है जी एंटरटेनमेंट। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो शॉर्ट की पोजीशंस है उसको कंटिन्यू करने की मेरी सलाह रहेगी, क्योंकि स्टॉक ने एक जो प्रीवियस इसका ब्रेकडाउन हुआ था वहीं पे रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे की तरफ का मूव शुरू करा है, और इसका जो नेक्स्ट यहाँ पे टारगेट बनता है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें 199 का फर्स्ट इसका टारगेट आएगा। उसके बाद आप इसमें फर्दर जो मोमेंटम है वो ऐड होगा जिसमें 193 तक का भी एक टारगेट अचीवेबल है। स्टॉप लॉस इसमें बहुत स्ट्रिक्टली मेंटेन करना रहेगा, आप 212 का स्टॉप लॉस लेके चलिए। ओके, बाजार का अंडरटोन बेरिश डाउनसाइड जहां पर ज्यादा हावी होती दिख रही है। ऐसे में कंट्रीब्यूटर्स की अगर बात करें, आज सुबह से ही एचडीएफसी ट्विंस हैं जो कि बाजार को संभालने का काम कर रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस भी हम देख रहे हैं 2250 के ही आसपास ट्रेड करता हुआ। कई सारी खबरें भी आती हुई दिखी थी, मैनेजमेंट में बदलाव की खबर कल आपने देखी, लॉरेंस बेलानको की तरफ से एक पॉजिटिव कमेंट्री आई, और इसी के बाद ठीक एक एक कर सेंटिमेंट्स जो है रिलायंस के लिए ठीक ठाक होते गए। आज कमजोर बाजार में भी स्टॉक बाजार को संभालने का काम कर रहा है। वही इंडसइंड बैंक में भी हम देख रहे हैं हरे निशान के साथ ट्रेड्स। लेकिन जहां कमजोरी हावी हो रही है, राजेश जी, बंधन बैंक के चार्ट्स देखें, कैश मार्केट में देखें या फिर ऑप्शंस देखें, शॉर्ट बिल्ट होते हुए क्लियरली यहां पर नजर आ रहे हैं। करीब 18 से 20% की गिरावट एक महीने में स्टॉक ने देखी है, लेकिन आज 5.25% तक की गिरावट देख चुका है। यहां से क्या कोई शॉर्ट स्ट्रेटेजी, सेल स्ट्रेटेजी क्रिएट हो रही है बंधन बैंक पर? तो काफी बड़ा वेल्थ यहाँ पे डिस्ट्रॉय हुआ है इन्वेस्टर का बंधन बैंक में। अगर हम ईयरली चार्ट पे भी स्टॉक को देखें तो ये 4th कंसेक्यूटिव ईयर है जहाँ पे लोअर लो फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे हैं, और काफी बड़ा करेक्शन ये पिछले 4 साल से यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिखा है। जो भी पुलबैक बने थे हायर साइड पे, यहाँ पे कंटिन्यूस बेसिस पे एक सप्लाई बनते हुए दिखा, और आज का ब्रेकडाउन ये दिखाता है कि नियर टर्म चार्ट पे भी इसने अब जो एक प्रीवियस सपोर्ट बने थे करीब 200 के आसपास के, उसको भी आज डिसाइसिवली ब्रेक डाउन किया है। हमें लगता है स्टॉक का स्ट्रक्चर तो काफी वीक हो चला है। अब इसमें जो नेक्स्ट लेवल बन के आता है डाउन साइड में, वो हमें लगता है कि मार्च 2020 में जो लो बने थे करीब 150 के, वहां तक भी स्टॉक में अब ये डाउन साइड कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है, अगर ये स्टॉक 200 रुपए के लेवल को क्रॉस करने में कामयाब नहीं होता है। तो जिनके पास शॉर्ट साइड का ट्रेड है, 200 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन रख सकते हैं। नया फ्रेश तो अभी नहीं बाय करना है क्योंकि स्टॉक का स्ट्रक्चर काफी वीक है। हो सकता है ये इस करेक्शन में ही 165-150 की तरफ भी बढ़ता हुआ दिखे। ओके, ठीक है, अलग अलग स्टॉक्स पे आपको रिकमेंडेशन हम स्पीड से दिलवा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स कवर हो पाएं और आप उनके बारे में समझ पाएं। अब मेरे साथ शरद भी जुड़ रहे हैं। शरद, एक ऐसा सेगमेंट लेके आते हैं जो ब्रोकर से हम पता करके आपके सामने लेके आते हैं कि बस क्या चल रहा है। तो आइए देखते हैं, खबर गर्म है। जी बिल्कुल डिम्पी, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये भी हम मेंशन करना चाहेंगे कि कल ही जो है हमने खबर गर्म है सेगमेंट में जो है कहा था एवरेस्ट कांटो सिलेंडर्स का, और वहाँ पे आज स्टॉक देख सकते हैं एज आई 7% दिन के ट्रेड में गए हैं। कल ही हमने ये मेंशन किया था, और याद रखिए डल मार्केट के बावजूद जो है स्टॉक में अच्छी तेज़ी देखने मिल रही है, और हमने कहा था कि बड़ी ऑर्डर आ सकती है आपके ऑटो या फार्मा स्पेस से। लेकिन आज जो है क्या बात हो रही है बाजार में, क्या हलचल चल रही है, उस पर फोकस करेंगे। सबसे पहला आता है ग्रैनुल्स इंडिया। यहाँ पे जो है ब्रोकर्स कह
कह रहे हैं इंस्टीट्यूशनल सेलिंग जो है इंटेंसिफाई हो गई है और बड़े अकाउंट से सेलिंग देखने मिल रही है। डिलीवरी में भी जो है आपको सेलिंग देखने मिल रही है और स्टॉक के अगर टेक्निकल्स हम चेक करें तो वहाँ पे भी 200 DMA के नीचे आ गया है स्टॉक। तो ग्रैन्युल्स इंडिया को ज़रूर अपने फोकस और अपने रडार में रखेगा। दूसरा स्टॉक फोकस में रहेगा एम्फेसिस, और यहाँ पे कल ब्लॉक डील एक्सपेक्टेड है होने वाली है। हालांकि ब्लॉक डील की साइज़ छोटी होगी, लगभग 200 करोड़ की होगी, जिसको तब्दील करें तो 0.6% स्टेक कंपनी का आएगा। बायर्स और सेलर्स तो अभी नोन नहीं है, लेकिन याद रखिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रमोटर्स ने लगभग 56% स्टेक रखा है, जिसका वैल्यू 18,000 करोड़ रुपए होगा। इसके अलावा कोई दिग्गज इन्वेस्टर्स भी हैं जो फोकस में रहेंगे, जैसे कि LIC, मिराई एसेट म्यूचुअल फंड और निप्पॉन लाइफ म्यूचुअल फंड। तो इन दो स्टॉक्स ग्रैन्युल्स इंडिया और एम्फेसिस को आप अपने रडार में आज रखिए। शरद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये बताने के लिए। ग्रैन्युल्स इंडिया तो खैर आज काफ़ी बुरी तरह से टूट रहा है, इनफैक्ट कल से टूट रहा है, और आज जो आप खबर बता रहे हैं कि इसके अंदर इंस्टीट्यूशनल सेलिंग शुरू हो गई है, बाकायदा डिलीवरी बिक रही है, ऐसी खबरें भी मार्केट से निकल के आ रही है कि बड़े अकाउंट्स में डिलीवरी को बेचा जा रहा है। अब मेरे साथ अभिषेक भी हैं। अभिषेक, 2-4 शेयर हम ऐसे ढूंढ के रखते ही हैं, जैसे एवरेस्ट कांटो की बात अभी शरद हमको बता रहे थे, इसके अंदर ऑर्डर का एक बस था जो कि 31 से पहले आने थे। देखो आज शेयर मार्केट के अंदर कमजोरी है, लेकिन EKC यानी कि एवरेस्ट कांटो 7% ऊपर है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे शेयर्स ढूंढने के लिए। स्टॉक्स है ना जो जिनका कहीं ना कहीं कोविड से थोड़ा लिंकेज है, यहाँ पर हम लगातार बाइंग देख रहे हैं। लेकिन पिछले अगर 3-4 बार से अगर आप देखेंगे तो जब भी खबरें खत्म हो जाती है, ये शेयर भी खत्म हो जाते हैं। हाँ, ये भी नोटिस करने वाली चीज है। बिल्कुल। एवरेस्ट कांटो, राजेश जी, आपको लगता है कि ये जो मूव है ये सस्टेन कर पाएगा? क्योंकि कई दफा ऐसा हुआ है कि जब भी कोविड की कोई नेगेटिव खबर आती है तो उससे रिलेटेड जो भी सेक्टर्स हैं, चाहे वो डायग्नोस्टिक स्पेस वाला हो, चाहे वो मेडिकल इक्विपमेंट वाले स्पेस हो, वहां पर हम बस देखते हैं। कल ही हम देख रहे थे, कल परसों के सत्र में, कि डायग्नोस्टिक वाले जो स्टॉक्स थे बहुत तेजी से चल रहे थे। लेकिन आज जैसे विजया डायग्नोस्टिक बहुत तेज रफ्तार हमने देखी थी, आज वो नीचे आ गया है। एवरेस्ट कांटो, ये मूव क्या कह रहा है आज का? क्या 7% आज ऊपर है और ऊपर जाएगा या फिर ठंडा पड़ जाएगा ये? तो अभिषेक जी देखिए, स्टॉक का स्ट्रक्चर तो वीक है, जरूर पुल बैक बना है एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्ट्री से, लेकिन हमें लगता है कि इस पुल बैक में इसके लिए जो चैलेंजिंग लेवल हायर साइड पे है वो करीब 100 रुपए के आसपास है। जब तक ये 100 रुपए के लेवल को नहीं निकाल पाता वीकली क्लोजिंग बेसिस पे, हमें लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सप्लाई वापस आते हुए दिखेगा। क्योंकि स्टॉक में अगर देखें तो करेक्टिव मूव के बाद स्टॉक ने ऑलमोस्ट अपने 70 रुपए के आसपास से यहाँ से रिकवरी का ट्रेड चालू हुआ था और अब ये ऑलमोस्ट 90 के आसपास है। तो एक रिकवरी तो ऑलरेडी यहाँ पे बन चुकी है, लेकिन 100 रुपीज इसके लिए चैलेंजिंग है। तो जिनके पास पोजीशन है उन्हें ये सलाह रहेगी कि स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करना होगा। 86 रुपीज यहाँ पे स्टॉप लॉस फॉलो करें और 100 रुपीज के आसपास एक बार वापस रिव्यू करें या वहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट जरूर बुक करें। तो चलिए, पार्शियल प्रॉफिट बुक करने की राय अगर आपके पास पोजीशन है। बाजार का मूड माहौल अब यहाँ पर काफी कमजोर है और इसका अंदाजा आप एडवांस डिक्लाइन रेशियोज से भी लगा सकते हैं। इसका अंदाजा आप वॉलेटिलिटी इंडेक्स से भी लगा सकते हैं। वॉलेटिलिटी इंडेक्स इंडिया विक्स को अगर आप देखेंगे लगातार बढ़ती जा रही है, जो कि एक बड़ी कंसर्न यहाँ पर साबित हो रही है। ऐसे में इन्वेस्टमेंट कैटेगरी के स्टॉक्स को का चुनाव करना, उन्हें अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना एक बढ़िया और एक रैशनल अप्रोच हो सकता है। ट्रेडिंग के लिहाज से थोड़ा सा बाजार में संभल कर ही रहें और हो सके तो एक वॉच लिस्ट में रखें या बाजार को एक हॉल्ट मोड पर रखना चाहिए, क्योंकि मंथली एक्सपायरी अब कल है, उसके ठीक बाद एक दिन की छुट्टी और फिर एक ही ट्रेडिंग सेशन नई सीरीज का बचेगा। तो काफी हद तक रिस्की ट्रेड्स यहां पर सामने आ सकते हैं। बहरहाल चलिए, कुछ खबरें हैं जिस पर खासतौर से आपको नजर रखनी चाहिए। JSW इंफ्रा से जुड़ी एक खबर आती हुई दिखी है। JSW इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको बता दें सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि JSW इंफ्रास्ट्रक्चर के IPO में देरी हो सकती है। अब ये भी एक संकेत ही है, बाजार में जिस तरह से कमजोरी लगातार नजर आ रही है, प्राइमरी मार्केट में IPO ने भी कह सकते हैं कि एक बैक फुटिंग ले ली है। और यही एक खबर है जो कि JSW इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ से भी आ रही है। खबर से जुड़ी सारी की सारी जानकारी एक बार अनुराग जोशी से समझते हैं। अनुराग, आप बताइए। JSW इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर का पोर्ट ऑपरेटर है, उसने अपने IPO के प्लान को कुछ समय के लिए टाल दिया है। सूत्रों ने ET Now स्वदेश को बताया कि JSW इंफ्रास्ट्रक्चर ने ये निर्णय भारत में शेयर बाज़ार में जो उथल पुथल हाल ही में देखने को मिली है उसके चलते ये लिया है। और दूसरा कारण ये है कि कंपनी अभी भी अपने जो ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोसेस
प्रोस्पेक्टस है जो कि आईपीओ का जो ऑफर डॉक्यूमेंट है उस पे अभी भी काम हो रहा है। हम आपको बता दें कि भारत के शेयर बाज़ार में हाल ही में काफ़ी वॉलेटिलिटी और काफ़ी गिरावट देखने को मिली और ये जनवरी के अंत में जब हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट अदानी ग्रुप पे आया था उसके बाद ये वॉलेटिलिटी और ये उथल पुथल बहुत मार्केट में बढ़ गई थी। JSW इंफ्रास्ट्रक्चर का आईपीओ का प्लान दिसंबर में 18 स्वदेश में ने ब्रेक किया था और उसके बाद हमने कंपनी द्वारा बैंकों को नियुक्त करने का भी की भी खबर सबसे पहले रिपोर्ट की थी। चलिए, तो मार्केट की गिरावट हावी हो रही है और प्राइमरी मार्केट में भी हम देख रहे हैं आईपीओ की तरफ से भी या कंपनियों की तरफ से जो आईपीओ आने हैं उसमें भी एक बैक फुटिंग। शुक्रिया अनुराग, ये डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और जहां इंफ्रा स्टॉक्स पर एक बार नजर डाल लेते हैं। पीएनसी इंफ्राटेक, दिलीप बिल्डकॉन, इन स्टॉक्स में आज एक्शन दिखा है और इन दिनों राजेश जी इनफैक्ट हम देख रहे हैं रेलवे इंफ्रा हो चाहे फिर रोड एंड इंफ्रा हो, इन तमाम स्टॉक्स में कुछ हद तक एक्शन जरूर दिख रहा है। आरवीएल एनएल जैसे चार्ट्स भी हम देख रहे हैं। एनएचएआई के लिए इन्होंने अभी एक बिड देखी थी, लो बिडर साबित हुए थे और इस वक्त ऐसी खबरें एनएचएआई से बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने की पीएनसी इंफ्रा और दिलीप बिल्डकॉन के लिए भी आ रही है। स्टॉक्स में हमने मूव देखा है ऊपरी स्तरों से, इस वक्त बिकवाली का दबाव जरूर दिलीप बिल्डकॉन का स्टॉक दिख रहा है, लेकिन पीएनसी इंफ्रा देखिए अब भी 6% की तेजी बरकरार। पीएनसी इंफ्रा में अगर सेटअप को यहाँ पे एक्सप्लेन करें तो स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही यहाँ पे ट्रेड करते हुए दिख रहा है और मल्टीपल टाइम हमने देखा है कि स्टॉक इसी रेंज से एक पुलबैक का ट्रेड जरूर बनाता है। आज का पुलबैक भी ऑलमोस्ट 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास से ही बनते हुए दिखा है। अब ये ऊपर में हमें लगता है कि यहाँ पे 292 इसके लिए इमीडिएट हर्डल है। अगर वो लेवल क्रॉस होता है तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी डेली चार्ट पे होगा। तो एक छोटी टाइम फ्रेम पे अगर इस स्टॉक को एनालाइज करें तो थोड़ी रिकवरी का ट्रेड यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस यहाँ पे जो फॉलो करने होंगे वो करीब 275 के होंगे। अगर वो लेवल नहीं अब वॉयलेट होते हैं डाउन साइड में तो 292 पहला लक्ष्य होगा और वो क्रॉस होने पे 305 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकता है। दिलीप बिल्डकॉन का स्ट्रक्चर तो अभी बहुत वीक है तो उसमें सलाह तो अवॉइड करने की रहेगी, उसे अभी नहीं बाय करना चाहिए। इसमें सीरीज ऑफ लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिल रहे हैं तो यहाँ पे इसको अवॉइड करना चाहिए अभी। ठीक है, खैर इस बीच अलग अलग स्टॉक्स पे ध्यान रखिएगा। गैस के स्टॉक्स पे इसलिए भी ध्यान रखना होगा, नीचे भी आप एक खबर देख पा रहे थे, ब्रेकिंग न्यूज़ है। पेट्रोलियम मंत्रालय की रिपोर्ट पर कैबिनेट नोट पहले से ही भेजा जा चुका है। एक क्रेडिट पारित की रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं जो कि गैस के प्राइसिंग के फॉर्मूले को लेकर थी कि कैसे कैसे कैलकुलेशन होगा। इंटीग्रेटेड गैस के बारे में, प्राइसिंग के बारे में अभी आप कुछ दिन पहले सुन भी चुके होंगे। तो गैस के प्राइजेस थोड़ा सा इंपॉर्टेंस अब यहाँ पे रखनी होगी। सारी खबर पे कोशिश करेंगे अपने रिपोर्टर को जोड़ लें क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर है तो हमको पुरानी और नया अपडेट दोनों को आपस में कंबाइन करके बता देंगे कि पूरा माजरा क्या है और कैसे है। प्रकाश इनफैक्ट मेरे साथ जुड़ भी चुके हैं। प्रकाश, जरा ये बताना, ये रिपोर्ट जो पीएमओ में प्रेजेंटेशन दिया गया क्रेडिट पारित रिपोर्ट का, ये क्या मतलब है, इसको कैसे कनेक्ट करें हम गैस के स्टॉक्स के साथ? देखिए, क्रेडिट पारित कमेटी ने अपनी सिफारिशें सौंपी थी पेट्रोलियम मंत्रालय को डोमेस्टिक नेचुरल गैस के नए प्राइसिंग फॉर्मूले से संबंधित। पेट्रोलियम मंत्रालय ने उसके बाद इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया, इंटरमिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन इस पर पूरा हुआ और अब जो कैबिनेट नोट है वो भेज दिया गया है। और जैसा कि हमें सूत्र बता रहे हैं कि इस मसले पर आज एक प्रेजेंटेशन हुआ है प्रधानमंत्री कार्यालय में और इस कमेटी की जो सिफारिशें थी उस मसले पर उस पर चर्चा हुई है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक प्रेजेंटेशन दिया है। जो मौजूदा फार्मूला है उसके हिसाब से अगर आप देखें तो ये 6 महीने का फार्मूला है जो मौजूदा फार्मूला है और ये 31 मार्च 2023 तक इफेक्टिव है। लेकिन अगर किसी भी तरह का बदलाव आपको करना है तो उसके लिए कैबिनेट का अप्रूवल लेना जरूरी होगा। इसका मतलब ये हुआ कि क्रेडिट पारित कमेटी ने जो अपनी सिफारिशें सौंपी है, अगर उन सिफारिशों को लागू करना है तो कैबिनेट का अप्रूवल जरूरी होगा। तो ऐसे में इस बात की संभावना नजर आ रही है कि जो अगली कैबिनेट की बैठक होगी उसमें एजेंडे के तौर पर इसको शामिल किया जाएगा और कैबिनेट अपनी मंजूरी दे सकती है, क्योंकि पेट्रोलियम मंत्रालय ये चाहता है कि क्रेडिट पारित कमेटी की सिफारिशों को लागू किया जाए और 1 अप्रैल 2023 से डोमेस्टिक नेचुरल गैस के लिए जो प्राइसिंग रेजिम हो वो क्रेडिट पारित कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से हो। जैसा कि आपको पता है कि क्रेडिट पारित कमेटी ने अपनी सिफारिश में ये कहा है कि डोमेस्टिक नेचुरल गैस के लिए जो है
वो जो सीलिंग प्राइस होगा वो $6.5 पर MMBTU का होगा और जो फ्लोर प्राइस होगा वो $4 पर MMBTU का होगा। आपके बात बिल्कुल ठीक है। कैबिनेट के मान लीजिए अप्रूवल मिल जाती है, एजेंडा होगा, अप्रूवल मिल जाती है, इससे गैस के स्टॉक्स पे क्या असर पड़ेगा? ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ये जो डिस्ट्रीब्यूशन वाली गैस कंपनीज है, इसको हम सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज कहते हैं। देखिए, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के लिहाज से तो ये काफी पॉजिटिव खबर होगी, खासकर मौजूदा प्राइस को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इस वक्त जो डोमेस्टिक नेचुरल गैस की प्राइसेस हैं वो $8.57 पर MMBTU है, लेकिन किरीट पारिक कमेटी की जो सिफारिश कहती है उसके हिसाब से जो सीलिंग प्राइस है वो $6.5 पर MMBTU है। तो जाहिर तौर पे करीब करीब $2 का बेनिफिट जो है वो इसमें दिख रहा है और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए गैस की कीमतें कम हो जाएंगी। LPG जो कंपनियां बना रही हैं उनके लिए गैस की कीमतें कम हो जाएंगी, तो एक CNG PNG के दाम कम हो सकते हैं। तो जाहिर तौर पे इससे रिलेटेड जो कंपनीज हैं उनके लिए पॉजिटिव खबर है। लेकिन जहां तक ONGC और OIL जैसी कंपनियां हैं जो कि प्रोड्यूसर्स हैं, उनके भी हितों को ध्यान में रखा गया है और $4 का फ्लोर प्राइस निर्धारित किया गया है इस कमेटी की रिपोर्ट में और $6.5 का सीलिंग प्राइस है। तो जो उनका इन्वेस्टमेंट है उसकी भी रिकवरी का ध्यान में रखा गया है। तो एक तरीके से विन विन सिचुएशन होगा अगर ये इस रिपोर्ट को लागू की जाती है। ठीक है प्रकाश, बहुत शुक्रिया, अच्छे से आपने सारी बातों को समझाया, पुराना हिस्ट्री भी बताई। इस समय रिपोर्ट का प्रेजेंटेशन दे दिया गया है, अगली बार कैबिनेट के अंदर वो प्रेजेंटेशन को लेकर चर्चा होगी, एजेंडे में रखा जाएगा। चांसेस सुन के प्रकाश को ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा है कि अप्रूवल आ जाएगा। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से MGL, IGL, इस सभी की सभी कंपनीज अच्छी चल रही हैं, बाकायदा डेज हाई पे, जबकि बाजार कमज़ोर है। पेट्रोनेट LNG जो बता रहे थे कि पेट्रोनेट के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि LNG के प्राइसेस गिरेंगे, ये इंपोर्ट करती है कंपनी, इसके लिए भी अच्छा हो सकता है। ONGC को बेनिफिशियरी सेकंड फेज में लग रहा है कि मिलेगा, इसलिए ONGC उतना स्ट्रॉन्ग आपके सामने नहीं दिखेगा। जो पहली किश्त, पहली खेप आपको दिखेगी वो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की है, इसलिए मजबूत है। किसी को BTST, क्योंकि ये सारी फ्यूचर्स में भी अवेलेबल है, राजेश सर, किसी का रोल ओवर कर जाएं क्या, IGL का, MGL का? दोनों ही स्टॉक्स में डिम्पी जी एक रिकवरी बनते हुए दिख रही है और IGL तो एक अपने मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है यहाँ पे एक ब्रेकआउट बनते हुए दिख सकता है, अगर 445 क्रॉस करेगा तो ये बड़ी तेजी भी यहाँ से दिखा सकता है। तो एक अच्छा फॉर्मेशन है IGL में, हमें लगता है यहाँ पे रोल ओवर बिल्कुल कर लेना चाहिए। और MGL में भी एक अच्छा रिकवरी का ट्रेड पिछले कुछ हफ्तों से कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है। मंथली सेटअप पे भी देखें तो 8-9 महीने की एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट भी होते हुए दिख रहा है। दोनों ही स्टॉक में हमें लगता है पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। हो सकता है कल एक्सपायरी है इसलिए अभी थोड़ा म्यूटेड है प्राइस बिहेवियर, बट हमें लगता है पोस्ट एक्सपायरी दोनों ही स्टॉक एक अच्छा मूव के लिए तैयार होते हुए दिख रहे हैं, तो रोल ओवर करना चाहिए अप्रैल सीरीज में दोनों स्टॉक का। रोवर की सलाह है दोनों ही शेयरों में। लेकिन राजेश जी, आपसे जरा टेक महिंद्रा पर व्यू चाहेंगे। 3% के आसपास का बड़ा कट है और हम देख रहे हैं कि आज बाजार को अगर नीचे है तो उसमें इसका योगदान भी है। और एक और चीज नोटिस करने वाली है कि जब मोहित जोशी इन्फोसिस छोड़ के कंपनी में ज्वाइन करने का ऐलान हुआ और जो स्टॉक में हमने एक तेज अपमूव देखा था वो सारे के सारे गंवा चुका है टेक महिंद्रा का शेयर। अब इसको आप मौके के तौर पर देख रहे हैं, क्या इसको कॉन्ट्रा बाय करेंगे या फिर कमजोरी थोड़ी सी और गहरा सकती है इसमें अभी? तो हमें लगता है IT स्टॉक्स में एक डाउन ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है और टेक महिंद्रा में आज जिस तरीके की गिरावट है, इवन दूसरे IT स्टॉक्स में भी आज देखें तो एक सेलिंग का ही ट्रेड देखने को मिला है। हमें लगता है कि ओवरऑल स्ट्रक्चर तो वीक ही है पूरे IT स्टॉक्स का अभी। तो टेक महिंद्रा के स्ट्रक्चर को यहाँ पे रिविजिट करें तो 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। हालांकि स्टॉक में पिछले 5-7 दिनों में अच्छी गिरावट बनी है। अगर ये अब स्टॉक में 1060 के लेवल टूटते हैं तो नेक्स्ट इसका डाउनसाइड का जो टारगेट बन सकता है वो करीब 1030, 1020 की तरफ भी आते हुए दिख सकता है। तो अभी यहाँ पे थोड़ा वेट करेंगे, हम नया फ्रेश शॉर्ट का ट्रेड 1060 के आसपास ही लेंगे क्योंकि अब एक्सपायरी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो काफी कुछ प्राइस एक्शन रोल ओवर के चलते भी यहाँ पे प्राइस को इंपैक्ट करते हुए दिखेगी। तो अब फ्रेश शॉर्ट 1060 के नीचे करना है, अभी थोड़ा अवॉइड करेंगे इसको। ओके, तो चलिए फ्रेश शॉट्स के लिए या फिर कोई स्ट्रेटजी या पोजीशन बिल्डिंग के लिए इस वक्त टेक महिंद्रा के स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन राजेश जी, आने वाले दिनों में सबसे बड़ा इवेंट या कह सकते हैं सबसे एक नोटिसेबल इवेंट जो है वो ऑटो सेल्स के डेटा होंगे। अब पिछले ऑटो सेल्स के डेटा अगर देखें, कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में हमने देखा था मंथ ऑन मंथ बेसिस आयशर मोटर, टाटा मोटर, अशोक लेलैंड जैसे स्टॉक्स ने परफॉर्मेंस दिखाया था और ट्रैक्टर सेगमेंट में एस्कॉर्ट्स की परफॉर्मेंस बेहतर रही। ऑटो सेल्स के लिहाज से मैं सिर्फ बाई साइड ही नहीं कह रही हूँ क्योंकि बाजार के मोमेंटम को देखते हुए अगर कोई शॉर्ट स्ट्रैटेजी भी बन रही है और बाई स्ट्रैटेजी भी, बीट कमर्शियल या फिर ट्रैक्टर सेगमेंट।
तो देखिए मोस्ट ऑफ द ऑटो स्टॉक्स में करेक्शन का दौर यहाँ पे चलते हुए दिख रहा है। अगर मैं सारे स्टॉक्स को यहाँ पे एनालाइज करूँ तो M&M का स्ट्रक्चर भी वीक हो चुका है। वहाँ पे शॉर्ट का ही ट्रेड यहाँ पे नियर टर्म के हिसाब से बनते हुए दिख रहा है। आइशर मोटर में भी सीरीज ऑफ लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे हैं। ये 5th मंथ है जहाँ पे एक कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है आइशर मोटर। तो यहाँ पे भी हमें लगता है कि फर्दर जिस तरीके की प्राइस बिहेवियर है फर्दर और डाउनसाइड एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। तो आइशर और M&M ये तो दोनों में हमें लगता है कि एक डाउनसाइड का ट्रेड कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। थोड़ी रिकवरी यहाँ पे जो बन सकती है वो एस्कॉर्ट में बनते हुए दिख रही है। एस्कॉर्ट में देखें तो लास्ट वीक भी एक पुल बैक बना था और करंट वीक में भी देखें तो एक पुल बैक का ट्रेड बनते हुए दिख रहा है। ये स्टॉक में अगर किसी के पास लॉन्ग साइड का ट्रेड है तो 1845 ये लेवल को वॉच करना होगा। ऑटो सेल्स नंबर के बाद अगर ये लेवल नहीं टूटते तो यहाँ पे थोड़ा पुल बैक एक्सटेंड हो सकता है और जो कि इसको स्टॉक को फिर 1950-1960 की तरफ लेके जा सकता है। तो यहाँ पे हमारा व्यू थोड़ा पॉजिटिव है। और टू व्हीलर स्पेस में अगर बात करें तो बजाज ऑटो हमें यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है। वहां पे एक अपसाइड का मूव आते हुए दिख सकता है जहाँ पे स्टॉप लॉस होंगे 3750 के। अगर वो लेवल नहीं टूटते तो यहाँ पे पुल बैक 3850 3860 की तरफ बनते हुए दिख सकती है। इन दोनों स्टॉक्स पे आपको व्यू पॉइंट मिल गया। ध्वनि जरा स्पीड से मैं आपसे शेयर पता कर रहा हूँ, जरा बताइएगा क्या करना है इसमें। ग्रेनुलस इंडिया, थोड़ी देर पहले शरद भी हमको एक खबर बता के गए, इसके अंदर डिलीवरी बिक्री है और बकायदा इंस्टीट्यूशनल सेलिंग शुरू हो गई है। कल से शुरू हुई है, आज भी हो रही है। ये शेयर डेज लो पे है, ये और टूटेगा क्या? जी बिल्कुल डिम्पी, ग्रैन्यूल्स में जो ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है, एक वीक साइड का स्ट्रक्चर बना हुआ है। यहाँ पे अगर हम वीकलीज पे भी देख रहे हैं तो एक 50 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जिसके नीचे इसकी क्लोजिंग हो रही है। तो डेफिनेटली यहाँ से और इसके अंदर कमजोरी आ सकती है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगली एक्सपायरी में इसका जो नीचे का टारगेट बनता है तो आप 244 तक का इसका एक एक्सटेंडेड डाउन मूव देख सकते हो। स्टॉप लॉस जो यहाँ पे मेंटेन करना रहेगा आपको, तो आप कोई भी यहाँ पे शॉर्ट साइड के ट्रेड के लिए 280 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके चलिए। और देख के बताना वो है PNB हाउसिंग का शेयर। आज सुबह सुबह हमने पता किया था, ये शेयर बकायदा आज ऊपर भी है 3-4%। ये BTST का सौदा और अगली सीरीज के लिए रोल ओवर का सौदा दोनों है क्या? PNB हाउसिंग का यहाँ पे अगर हम डेली स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो स्ट्रक्चर काफी वीक बना हुआ है। इसका जो प्रीवियस रेंज था उसको हमने नीचे की तरफ में ब्रेक डाउन करा है। जो प्रीवियस डे की रेंज है उसको हम आज ऊपर की तरफ ट्रेड नहीं कर पाए हैं। तो फिलहाल इसके अंदर कोई भी एक बाय साइड का ट्रेड नहीं बनता है। जो भी बाय साइड के ट्रेड इसके अंदर बनते हैं तो आपको स्टॉक को 500 का जो लेवल है उसको ऊपर की तरफ क्रॉस करने देना पड़ेगा। उसके बाद इसके अंदर कोई भी एक स्ट्रक्चर रिवर्सल ऑन द लॉन्ग साइड आ सकता है। फिलहाल इस ट्रेड को अवॉइड करने की सलाह देंगे। ठीक है, PNB हाउसिंग को अवॉइड करने की सलाह है। 4% के आसपास की तेजी है, लेकिन देखिए नोटिस करने वाली चीज ये है कि देखिए हाउसिंग फाइनेंस ऊपर है और सारे कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट नीचे है। आज तो सुबह हम एक मेहमान से बातचीत कर रहे थे, वो कह रहे थे कि अगर आप शेयर के प्राइस और ग्राउंड चेक देखेंगे तो बिल्कुल अलग है। वो बाजार में दिखा रहा है। हाँ, देखिए शेयर के प्राइसेस नहीं चल रहे हैं। निफ्टी रियल्टी के सारे 10 स्टॉक आज कमजोर हैं और उसमें भी कमजोरी में भी हम देख रहे हैं कि पूर्वांकरा, कोल्टे पाटिल, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर डीप कट्स हैं और 7-8% ये शेयर टूटे हुए हैं। हाँ। और दिन के निचले स्तरों के आसपास इंडेक्स भी है और ये शेयर भी हैं। राजेश जी, आपसे व्यू जानना चाहेंगे। पूर्वांकरा, कोल्टे पाटिल कमजोर है और अगर हम पूर्वांकरा की बात करें तो पिछले 5-7 सत्र में 20-25% ये शेयर ऊपरी स्तरों से करेक्ट हो गया है। आपको लगता है कि कुछ रिवर्सल इसमें आएगा या फिर कमजोरी अभी और गहरा जाएगी? नहीं, अभी ट्रेंड तो वीक ही है और अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम स्टॉक एक वीकनेस ही यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। तो हमें लगता है कि अभी तो अवॉइड करना चाहिए फर्दर और डाउनसाइड यहाँ पे ओपन होते हुए दिख रही है। स्टॉक में जिस तरीके से ब्रेकडाउन हुए हैं, अब ये अगर 66 रुपीज के ऊपर नीचे ही सस्टेन रहेगा तो पूर्वांकरा में हमें लगता है नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है वो 50 रुपए, इवन 48 तक आते हुए दिख सकता है। कोल्टे पाटिल का भी स्ट्रक्चर काफी वीक हो चला है और जिस तरीके की यहाँ पे वीकनेस पिछले 3-4 महीनों में बनी है, हमें लगता है कि इसका जो नेक्स्ट लेवल डाउनसाइड का है वो करीब 215 के आसपास है। तो अभी दोनों स्टॉक्स में अवॉइड करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। मार्केट का स्ट्रक्चर भी वीक ही है और मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में तो काफी सप्लाई यहाँ पे हमने पिछले कुछ 2-3 महीनों में तो एग्रेसिव देखी है। तो हमें लगता है थोड़ा और डाउन टेक यहाँ पे कंटिन्यू होगा। बस और इसमें कमजोरी अभी बरकरार रहेगी कोल्टे पाटिल के शेयर में। एक और शेयर है राजेश जी, वैसे तो बहुत इसको डिस्कस करने के लिए कुछ खास नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो किसी उम्मीद में शेयर को पकड़ के रहते हैं। ब्राइटकॉम, हमने इसमें 100 रुपए के ऊपर देखे स्तर, अब ये शेयर 52 हफ्ते के निचले स्तर 15-16 रुपए के आसपास हो गया है।
कोई उम्मीद पालनी चाहिए या फिर जो कुछ मिल रहा है बेच के निकल जाए इससे? अब काफी डैमेज हो चुका है प्राइस में तो, और जिस तरीके से स्टॉक में कंटिन्यूस बेसिस पे अगर हम देखें तो एक सप्लाई ही बना हुआ है, निकल जाना चाहिए। एज सच टेक्निकली तो हमें यहाँ पे कुछ भी होप नहीं लगती कोई रिवर्सल की। कोई न्यूज हो, कोई फंडामेंटल चेंजेस हो या कंपनी में कोई चेंजेस होते देन ओनली कोई स्टॉक में एक पुल बैक बन सकता है, लेकिन टेक्निकली स्ट्रक्चर तो यही दिखाता है कि स्टॉक में काफी डैमेज हो चुका है। ये रिकवरी की होप रखना अभी यहाँ पे हमें लगता है कि सही नहीं रहेगा। स्टॉक फर्दर और भी करेक्ट हो सकता है कि ये स्लाइड होके 10 रुपए की तरफ भी बढ़ता हुआ दिखे। ठीक है, खैर इस बीच आप हमने ना ब्रैकेट आपके जो बिल्कुल साथ में देख पा रहे हैं, जहाँ पे काउंटडाउन चल रहा है उसके नीचे 18 ऑफ स्वदेश, इसमें जो भी एकदम से शेयर ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं ना, वो हम सब आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। एस्कॉर्ट्स के बारे में चर्चा हुई, अभी गैस स्टॉक्स के बारे में प्रकाश ने बताया, सारे CDM वाले शेयर जो हैं ऊपर हैं। अभी एक स्टॉक और है जिसमें सडन फॉल आया हुआ है, FSL का शेयर है। ये ट्रेडिशनली वीक शेयर है, एक्सपायरी पे और वीक हो जाता है। ध्वनि FSL फर्स्ट सोर्स लिमिटेड 3.5% नीचे है, ये इसका करना क्या है? इसको डिम्पी सेल साइड पे ही रखिए, क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर जो इसका बना हुआ है तो इस साइडवेज टू नेगेटिव ट्रेंड इसके अंदर बरकरार है। स्टॉक ने हमें एक अपमूव तो दिया, बट उसके बाद कंटिन्यूएशन में ही इसकी जो डाउन ट्रेंड है वो बनी हुई है। तो करंट लेवल से आप FSL को सेल ही कर सकते हैं। नीचे की तरफ का इसका जो टारगेट है वो आपको एक्सटेंड करता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे 102 का लेवल आता है। 102 के लेवल के बाद इसके अंदर फर्दर जो फॉल है वो इंटेंसिफाई होती हुई दिखेगी, जिसके आप इसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि डबल डिजिट इसके अंदर 97 तक के लेवल्स आ सकते हैं इन दी नेक्स्ट एक्सपायरी। एक सवाल मेरे को आपसे और पता करना है, जिंदल स्टील के बारे में थोड़ी देर पहले खबर भी हमको हमारे सहयोगी अनुराग बता रहे थे, एक बार जरा चेक करेंगे जिंदल स्टील ये शेयर ठीक है क्या? जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर हम जिंदल स्टील का ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर लेकर आते हैं तो देखने मिल रहा है कि डेलीज पे स्टॉक ने ऊपर की तरफ एक 600 के लेवल के पास इसका मोमेंटम हॉल्ट हो चुका है। प्रीवियस स्विंग लोस के नीचे ट्रेड करा है लगातार। आज दूसरा दिन है जिसमें हम देख रहे हैं कि इसके अंदर जो डाउन मूव है वो कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। जो आपको इसके अंदर नीचे नेक्स्ट सेल साइड के लेवल्स मिलते हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 508 तक के लेवल्स तक ये नीचे की तरफ का एक स्लिप ले सकता है। 508 के बाद इसके अंदर एक ठहराव आएगा, क्योंकि वहां पे आपको एक 50 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का वहां पे सपोर्ट मिल जाएगा। तो करंट लेवल से कोई भी एक शॉर्ट साइड के ट्रेड में 508 पे प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी। आप इसके अंदर जो स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना है तो आप इसके अंदर 548 का स्टॉप लॉस लेके चलिए। ये 548 का स्टॉप लॉस लगाइए। 508 रुपए के टारगेट जिंदल स्टील के लिए बनेंगे, अब सेल करने की सलाह है इसको। लेकिन अब राजेश जी, टाटा मोटर पर आप जरा व्यू दीजिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 400, 450, 450 वाले रेंज में लेके किसी उम्मीद में बैठे हुए हैं, लेकिन आज लगातार तीसरा सत्र है गिरावट का, और हम देख रहे हैं कि टाटा मोटर के लिए ना कोई खबर काम कर रही है, न इनके लॉन्चेस काम कर रहे हैं, न इनकी कोई कमेंट्री काम कर रही है। 400 को आज होल्ड तो कर रहा है, अब 1-1.5 मिनट के आसपास सत्र बचा है, लेकिन आगे के लिए आपकी क्या रणनीति होगी इसमें? तो अभिषेक जी, ऑलमोस्ट 1 साल से स्टॉक एक रेंज में ही फंसा हुआ है। नीचे में देखें तो 390 के आसपास इसके सपोर्ट है। मल्टीपल टाइम इसने वहीं से पुल बैक लिया है, और हायर साइड पे बात करें तो 440 इसके लिए एक हायर साइड का एक सप्लाई जोन बना हुआ है। यही रेंज में स्टॉक ने ऑलमोस्ट 8 से 10 बार इसी तरीके के ट्रेड को यहाँ पे डिस्प्ले किया है पिछले 10-12 महीनों में। हमें लगता है कि थोड़ा वेट करें, डिप का वेट करें। 390 के आसपास स्टॉक आता है तो वहां पे एक छोटे स्टॉप लॉस से बाय ट्रेड ले 380 के स्टॉप लॉस से, क्योंकि वो एक मल्टी मंथ सपोर्ट एरिया है। हमें लगता है 380 अगर नहीं टूटता है इस करेक्शन में तो वापस वहां से पुल बैक का ट्रेड बनते हुए दिखेगा, क्योंकि स्टॉक का बिहेवियर जो पिछले 10-12 महीनों में देखने को मिला, हमें लगता है सेम ही बिहेवियर कंटिन्यू होते हुए दिखेगा कुछ और समय के लिए, जब तक कि एक बड़ा रेंज का ब्रेकआउट या तो 380 के लेवल को तोड़े या 440 के, जब तक ये 2 लेवल नहीं टूटेंगे तो ये रेंज में ही डिस्प्ले होता रहेगा ये ट्रेड। ठीक है, टाटा मोटर्स के लिए ये व्यू। लेकिन चलिए अब क्लोजिंग ट्रेड की तरफ बढ़ेंगे। आज किसी तरह से 16,900 को तो निफ्टी ने बचा लिया। नीचे किस तरह से देखेंगे तो 40-50 अंकों की रिकवरी भी आ गई क्लोजिंग वाले घंटे में। लेकिन बाजार में किस तरह का एक्शन बना, क्योंकि हम देख रहे हैं कि निफ्टी में हल्की सी कमजोरी है। 25 अंकों के आसपास की सेंसेक्स 8 अंक सिर्फ नीचे है। निफ्टी बैंक हालांकि अच्छी रिकवरी वहां पर है, 185-86 अंक ऊपर आकर ये इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। एक्शन कहां पर आज बाजार के दौरान बना, जानने के लिए चलेंगे मानसी के पास। मानसी, ओवर टू यू।
म्यूटेड रहा आज का सेशन, कमजोरी हावी होती रही। ऑफकोर्स 16,900 के लेवल्स को बचाने में कामयाब रहा निफ्टी। हरे निशान के साथ क्लोजिंग जरूर इस वक्त दिखाने की कोशिश में है, लेकिन आप देखिए ये झूलता हुआ बैंक निफ्टी के मुकाबले इस वक्त कामकाज ठीक ठाक कर रहा है। 177 अंकों की बढ़त के साथ 39,600 के पार लेवल्स इस वक्त बैंक निफ्टी में इंटैक्ट है। अगर एडवांस डिक्लाइन रेशियोज भी देखेंगे, 500 एडवांसेस के सामने डिक्लाइन 1500 नजर आ रहे हैं, जो कि क्लियर कट इंडिकेशन है कि बाजार में मंथली एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले वॉलेटिलिटी है और ये वॉलेटिलिटी कल भी जारी रहेगी। ट्रंकेटेड वीक है और इसी के चलते बुधवार के दिन यानी कि कल मंथली एक्सपायरी कटने वाली है। बहरहाल मार्केट के सेंटिमेंट्स को अगर आप देखेंगे, बैंक निफ्टी ने बाजार को संभालने का काम किया। मिड कैप इंडेक्स आज बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, बिकवाली का दबाव वहां से हावी होता रहा और इस वक्त मार्केट की क्लोजिंग आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। क्विकली आपको बता देती हूँ चुनिंदा स्टॉक्स, जी हाँ चुनिंदा स्टॉक्स रहे जो कि खबरों के दम पर बाजार में कुछ हद तक एक्शन दिखा रहे थे। इमामी का स्टॉक इसी में शामिल था। बायबैक से जुड़ी खबर आई, बायबैक अनाउंसमेंट के ठीक बाद स्टॉक में एक मूव दिखा। करीब 5% की तेजी के साथ दिन भर ट्रेड करने के बाद 3.5% की तेजी पर यह सेटल होता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। इसके ठीक बाद यूपीएल प्रमोटर बाइंग की खबरें आई और यूपीएल का स्टॉक है जो कि इन दिनों ट्रेडर फेवरेट बनता हुआ भी नजर आ रहा है। काफी हद तक हम देख रहे हैं स्टॉक में भी ऑलमोस्ट 2% के अप मूव्स के साथ आज हमने क्लोजिंग देखी है। दिलीप बिल्डकॉन पीएनसी इंफ्रा ऑर्डर विंस की खबरें आ रही है, लो बिडर साबित हो रही है कई सारे ऑर्डर्स को लेकर ये कंपनियां, और इसी के चलते इंफ्रा स्पेस चाहे फिर वो रेलवे इंफ्रा हो या रोड इंफ्रा हो फोकस में है। मजबूती हमने टॉप गेनिंग मोमेंटम की अगर बात करें, इन्फोसिस, भारतीय, इनफैक्ट एचडीएफसी ट्विंस, एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक की तरफ से देखी। उसके ठीक पीछे हमने देखा आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस और इंडसइंड बैंक जैसे काउंटर्स थे, लेकिन बिकवाली का दबाव इन्फोसिस से। हैवी लूजर यहाँ पर कह सकते हैं इन्फोसिस और भारतीय एयरटेल के स्टॉक। एलएनटी का स्टॉक भी आज बाजार को संभाल नहीं पाया और इसी लिस्ट में अदानी पोर्ट्स और टेक महिंद्रा जैसे काउंटर्स भी रहे जहां से बिकवाली हावी होती रही। मिड कैप इंडेक्स में कोई खास एक्शन नहीं था, लेकिन मिड कैप में स्टॉक मूविंग कैंडिडेट्स की अगर बात करें, इमामी का स्टॉक तो था ही, इसके अलावा टोरेंट पावर, बैंक ऑफ इंडिया, ऑयल इंडिया जैसे काउंटर्स भी थे, क्योंकि हम देख रहे हैं क्लियरली यहाँ पर क्रूड में जो मोमेंटम है वो वापस बिल्टअप होता हुआ दिख रहा है। तो ऑयल एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन वाले काउंटर्स पर नजर रखें, वहां पर एक इंपैक्ट आती दिख सकती है। इंडियन होटल्स और एस्कॉर्ट्स में भी कुछ हद तक एक्शन हमने देखा। तो क्लियरली दिन भर सुस्ती के साथ बाजार ने ट्रेड किया। इस वक्त अगर क्लोजिंग देखेंगे, बैंक निफ्टी में हरे निशान के साथ बाजार क्लोज होते हुए दिखे, लेकिन इसके अलावा निफ्टी और सेंसेक्स की तरफ से, साथ ही मिड कैप इंडेक्स की तरफ से म्यूटेड स्टार्ट, म्यूटेड सेशन और म्यूटेड क्लोजिंग ही नजर आई। राजेश जी, ध्वनि आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्लोजिंग कॉल्स के यही समेट रहे हैं, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहे ET Now स्वदेश के साथ। नमस्कार।